हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पाठक आप सभी का अपने YouTube चैनल पाठक सैकड़ों फाउंडेशन पर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था आयनिक साम्य। रासायनिक साम्य हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैक, आईसीआर, नीट, 11 जो भी स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री के लिए, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था रासायनिक साम्य, जहां से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और जो हम बातें कर रहे थे वो बातें कर रहे थे मेरे बच्चों आयनिक साम्य की, जिसमें एक लेक्चर हो चुका है और आज हम बातें करेंगे बच्चों लेक्चर सेकंड की। लेक्चर सेकंड की बातें करेंगे बच्चों। फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमने बात की थी वो बात की थी वैद्युत अपघट्य के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। जो वैद्युत अपघट्य जलीय विलयन में पूरी तरह टूट गए वो प्रबल है, और जो पूरी तरह नहीं टूटे वो दुर्बल है। एक बात मैंने आपसे कही थी, एक बार दोबारा से याद कर लीजिएगा कि प्रबल वैद्युत अपघट्य जो है इनके लिए अल्फा का मान 1 था। अल्फा का मतलब क्या था बच्चों? वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो होते हैं उनके लिए अल्फा का मान 1 से कम होता है, क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य जलीय विलयन में पूरी तरह नहीं टूटा करते। तो ये बात आपको याद रखनी थी पहली। दूसरी बात बेटा हमने बात की थी ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम मैंने आपसे कहा था कि ये केवल दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए लागू होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए लागू नहीं होता। और यहां पर हमारा के बराबर जो सूत्र निकल के आया था, के का मतलब क्या था बेटा बताओ? आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और यदि अल्फा का मान 1 से बहुत कम हो, वियोजन की मात्रा बहुत कम है, तो इस स्थिति में हम लिख दिया करते थे के बराबर सी अल्फा स्क्वायर। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। हम लास्ट लेक्चर में ये सारी बातें कर चुके हैं, बहुत अच्छे से आपको ओस्टवाल्ड का तनुता नियम पढ़ाया गया और लास्ट में क्वेश्चन भी कराया गया था कि निम्न में से किसके लिए ओस्टवाल्ड का तनुता नियम लागू नहीं होता? प्रबल के लिए लागू नहीं होता है, केवल और केवल दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए ही लागू होता है। चलते हैं आगे की कहानियों पर। आइएगा मेरे बच्चों, देखिएगा बच्चों, हम बातें करते हैं एक क्षारकीय अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक बेटा ये बात बड़ी ध्यान रखने वाली है। अम्लों की होती है क्षारकता और क्षारों की होती है अम्लता। तो सबसे पहले एक क्षारकीय अम्ल का मतलब क्या हुआ वो देखो बेटा। एक क्षारकीय अम्ल जो एक H+ आयन देता है, अम्ल कौन होते हैं जलीय विलयन में? H+ आयन देते हैं, वो अम्ल होते हैं। यदि कोई अम्ल एक H+ आयन मुक्त कर रहा है तो एक क्षारकीय अम्ल है, 2 मुक्त कर रहा है तो द्विक्षारकीय, 3 H+ मुक्त कर रहा है तो त्रिक्षारकीय।
तो अम्लों की क्या होती है? क्षारकता, और क्षारों की क्या होती है? अम्लता। ठीक है, जैसे HCl है बेटा, तो HCl बताओ बेटा कैसे टूटेगा? H प्लस Cl माइनस। तो बताओ इसने कितना H प्लस मुक्त किया? एक, तो ये एक क्षारक किया हमने। और देखो मेरे बेटा CH3COOH तोड़ दो, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, इसने भी कितना H प्लस मुक्त किया? एक, तो ये भी कैसा अम्ल है? एक क्षारकीय अम्ल है। क्लियर? तो अब हमारा टॉपिक यही है, एक क्षारकीय अम्लों के लिए वियोजन स्थिरांक, और किससे दर्शा देंगे बेटा? Ka। अम्लों का वियोजन स्थिरांक Ka, क्षारों का वियोजन स्थिरांक Kb। चलिएगा ले लीजिएगा बेटा कोई भी अम्ल, बिल्कुल ओस्टवाल्ड का तनका नियम है, दुर्बल के लिए ही बात कर रहे हैं, दुर्बल अम्लों के लिए ही बात कर रहे हैं हम। CH3COOH, ये कोई हमने दुर्बल अम्ल ले लिया, सारे उदाहरण में आपको बता चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में। बोलो बेटा कैसे लिख देंगे? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। क्लियर? बिल्कुल पहले वाली बात, यदि आपको किसी बात का नहीं पता है तो फर्स्ट लेक्चर को दोबारा से एक बार देख लेना है। प्रारंभिक सांद्रता बता बेटा, CH3COOH की प्रारंभिक सांद्रता हमें कितनी दी हुई है? माना कि C, और प्रारंभ में हमारे ये आयंस 0 0। साम्य सांद्रता वियोजन की मात्रा कितनी मान रहे हैं हम? अल्फा। ओस्टवाल्ड के तनका नियम में भी हमने यही कहा था कि कोई भी वैद्युत अपघट्य है AB जिसकी प्रारंभिक सांद्रता है C और वियोजन की मात्रा है अल्फा। बिल्कुल वही की वही बात यहां पर है, वियोजन की मात्रा अल्फा है। तो सामने पर ये हमारा बन गया C अल्फा, ये भी बन गया C अल्फा, और ये रह गया C माइनस C अल्फा। ठीक है, C को यहां से कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा? C1 माइनस अल्फा। के लिखना आप अच्छे तरह से जानते हो, दुनिया का कोई भी के लिखना हो, चाहे वो KC लिखना हो, KP लिखना हो, KA लिखना हो, KB लिखना हो, KW लिखना हो, हमेशा प्रोडक्ट ऊपर होते हैं और रिएक्टेंट नीचे होते हैं। तो Ka बराबर CH3COO माइनस H प्लस बटे CH3COOH। क्लियर है? मानों को रखिएगा बेटे, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। क्लियर? क्या आ जाएगा बोलो बेटा? C अल्फा स्क्वायर, C से एक C कट जाएगा, C से एक C कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर? C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। बिल्कुल वही का कोई सूत्र आ जाएगा। कोई भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य में दुर्बल अम्ल हो सकता है, दुर्बल क्षार हो सकता है। अम्ल है तो Ka लिख देंगे और क्षार है तो Kb लिख देंगे। बिल्कुल वही ओस्टवाल्ड का तंत्र नियम किया है हमने दोबारा से। चलिए चलिएगा बेटा, देख लो अच्छे से। और यदि अल्फा बहुत कम है तो फिर Ka बराबर क्या लिख देंगे बोलो? यदि अल्फा का मान 1 से बहुत कम है तो क्या लिख देंगे? बिल्कुल पहले की तरह C अल्फा स्क्वायर। 1 माइनस अल्फा को कितना कर देंगे? 1 कर देंगे, और Ka बराबर आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर। अल्फा निकाल देंगे यहां से। चलते हैं आगे की कहानियों पर, देखते रहिएगा, मिटाऊंगा मैं, देख लो। चलिए देखो, तो Ka बराबर क्या आया बेटे? C अल्फा स्क्वायर। अल्फा बराबर बोलो बेटा, C को Ka के नीचे ले आएंगे, Ka बटे C, और यहां से इसके स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। अल्फा बराबर रूट Ka बटे C।
बोलो बात क्लियर है। सेकंड चीज देखो यहीं पर H प्लस की सांद्रता बताओ। H प्लस की सांद्रता पर आएंगे। H प्लस की साम्य पर सांद्रता कितनी है? C अल्फा। H प्लस की साम्य सांद्रता कितनी है? C अल्फा। तो लिखो H प्लस बराबर C अल्फा। बोलिए, मान लीजिए C अल्फा का मान आपके सामने ये रहा रूट के A बटे C। H प्लस बराबर क्या आ गया? C रूट के A बटे C। क्या लिख देंगे बोलो इसको? H प्लस बराबर, हाँ बेटा इस रूट को हटाएंगे तो यहां क्या लगाएंगे? स्क्वायर, पूरे पर स्क्वायर लगेगा। यहां से रूट हटेगा तो H प्लस पर स्क्वायर आएगा, C पर भी स्क्वायर आएगा। यहां से देखते रहेंगे बेटा, बिल्कुल सरल तरीके से कराया जा रहा है। के ए बटे सी पर से रूट को हटाया, यहां से रूट हटेगा, बची हुई सभी राशियों पर स्क्वायर लग जाएगा। रूट हटाते हैं तो अन्य राशियों पर स्क्वायर लगता है। तो यहां से रूट हटाया तो सी पर स्क्वायर आ गया और एक्स प्लस पर भी स्क्वायर आ गया। देखो एक सी से एक सी कट जाएगा, ऊपर लेके चल रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ जी बोलो क्या आया है हमारा? H प्लस बराबर के ए सी, स्क्वायर लगा हुआ है यहां, एक सी से एक सी कट गया है तो क्या बचेगा ऊपर? के ए सी। स्क्वायर को हटाओ, रूट लगाओ। H प्लस बराबर मेरे बेटा रूट के ए सी। देख लीजिएगा, बिल्कुल सूत्र को याद रखना है। H प्लस की सांद्रता निकालनी है तो क्या लगा देंगे? रूट के ए सी। के ए का मतलब क्या है? अम्ल का वियोजन स्थिरांक और सी का मतलब है सांद्रता। क्लियर? अब बताओ यदि क्षार होता, मिटा रहा हूं मैं, हाँ बेटे क्षार होता, मान लो अगला टॉपिक देखिए, मान लो हेडिंग हम डाल देते हैं एक अम्लीय क्षार के लिए केबी, एक अम्लीय क्षार के लिए केबी, क्षार का वियोजन स्थिरांक मतलब केबी। हाँ बेटे बोलो, कोई भी क्षार ले लो, ये ले लीजिए सर, दुर्बल क्षार, पोस्टवाल्ट अनुपात नियम ही चल रहा है, पोस्टवाल्ट अनुपात नियम के अनुप्रयोग चल रहे हैं। पहला अनुप्रयोग एक क्षार की अम्ल के लिए के ए निकाला है, क्या आया था? के ए सी अल्फा स्क्वायर। अब एक अम्लीय क्षार के लिए निकाल रहे हैं कि के बी, दुर्बल क्षार हमने ले लिया NH4 को X, दुर्बल क्षार हुआ करता है। चलो NH4 प्लस और OH माइनस कर दो, वही की वही कहानी है यार। प्रारंभिक सांद्रता C00, साम्य की सांद्रता बोलो भाई जी, वियोजन की मात्रा अल्फा है तो ये C अल्फा बन गया, ये C अल्फा बन गया, ये क्या बच गया बोलो? पहले की तरह बोलते चलो C1 माइनस अल्फा। बिल्कुल पहले जैसे चल रहा है यारो। हाँ बेटे बोलिए क्या आ जाएगा? के बी बराबर NH4 प्लस OH माइनस बटे NH4 OH। मानो को रख देंगे, क्या आ जाएगा बोलो? के बी डायरेक्ट बोल दो यार, कब से देख रहे हो उन चीजों को? C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। लो के बी, बिल्कुल के ए जैसा ही आएगा यार, के ए भी तो यही आया था, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, बिल्कुल के बी भी यही आ गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा का मान 1 से बहुत कम है तो इस स्थिति में हम के बी बराबर लिख देंगे C अल्फा स्क्वायर।
तो फिर अल्फा बराबर बता दो, सी इसके नीचे आ जाएगा, बिल्कुल पहले वाली कहानी है, अल्फा बराबर रूट के बी बटे सी। देख लो OH माइनस की सांद्रता निकाल देंगे यहां से, बोलो OH माइनस की सांद्रता कितनी है, Cl था। देख लो इसको मैं मिटाऊंगा पहले, देखो अरे कुछ नहीं है यार, डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, सारी चीज लिखी है। बोलो OH माइनस सांद्रता यदि निकालनी हो तो OH माइनस सांद्रता कितनी है, देखो यहां देखो यार, Cl का बताओ, अल्फा का मान भी हमने निकाला था रूट के बी बटे सी। इस रूट को हटाएंगे, यहां स्क्वायर लग जाएगा, यहां स्क्वायर लग जाएगा, दोनों ही राशि पर स्क्वायर लग जाएगा, सी का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, एक सी से एक सी कट जाएगा, तो OH माइनस सांद्रता बराबर रूट के बी सी। ये लो H प्लस बराबर क्या आया था, रूट के ए सी, H प्लस का तो अम्ल है तो रूट के ए सी, OH माइनस कौन देते हैं, क्षार, तो रूट के बी सी, सीधी सी बात है, क्लियर। चलो एक बार दोबारा देखो, देखो यदि कहीं कंफ्यूजन हुआ है तो देखो, अम्ल, क्षार, बोलो अम्ल के लिए नंबर वन चीज के ए सी एल का स्क्वायर, ठीक, डायरेक्ट सूत्र याद रख लो, बी अल्फा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, रूट के ए बटे सी, सी H प्लस की सांद्रता बोलो रूट के ए सी। ये लो, ये तीन चीज बताइए यार, इधर भी बिल्कुल ऐसे कैसे हो जाएंगे, उधर के बी हो जाएगा, तो बोलिए बेटा के बी बराबर सी एल का स्क्वायर, क्लियर। सेकंड, हाँ जी, अल्फा बराबर रूट के बी बटे सी, अरे बोलो ना, सी OH माइनस, क्षार है तो OH माइनस सांद्रता रूट के बी सी। ये कहानियां हुई हैं अभी तक, बस ओस्टवाल्ड का तनों का नियम लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था, और आज के लेक्चर में जो भी चीजें हमने व्युत्पन्न की वो ये थी, देखिए अम्ल के लिए द्योतन स्थिरांक, सेकंड द्योतन की मात्रा और तीसरी H प्लस की सांद्रता, क्षार के लिए द्योतन स्थिरांक, द्योतन की मात्रा और OH माइनस की सांद्रता। बोलो भाई साहब, चले चलिए। अब यहीं से एक बात देखो मेरे बेटा, ये चलिए, यदि दो अम्ल हमको दिए गए, फर्स्ट ध्यान दो, एसिड फर्स्ट अपॉन एसिड सेकंड, देखिएगा इसे अगर अपन नीचे बना देंगे तो नीचे है, दो अम्ल दिए गए और हमसे कहा गया कि दोनों की सांद्रता बराबर है, दो अम्ल हैं, एक फॉर्मिक अम्ल दे दिया और एक हमको एसिटिक अम्ल दे दिया, हमसे कहा गया दोनों सममोलर है, सममोलर का मतलब दोनों की सांद्रता बराबर है, दोनों की सांद्रता बराबर है, सी बराबर है। तो अम्लीयता किस पर निर्भर करेगी बेटे, H प्लस पर, जो अम्ल ज्यादा H प्लस देता है अम्लीयता ज्यादा, H प्लस ज्यादा तो अम्लीयता ज्यादा, H प्लस कम तो अम्लीयता कम, तो किसके समानुपाती है, रूट के, अम्लीयता किसके समानुपाती है, रूट के, तो बताओ बेटा कैसे लिख देंगे, रूट के फर्स्ट, पहले अम्ल का के बटे
कि जो अम्लीयता है वो किसके समानुपाती है? के रूट की। पहले अम्ल की अम्लीयता अपॉन दूसरे अम्ल की अम्लीयता बराबर पहले अम्ल का वियोजन स्थिरांक बटे दूसरे अम्ल का वियोजन स्थिरांक अंडर रूट के पर निर्भर करेगा। के ज्यादा अम्लीयता ज्यादा, के कम अम्लीयता कम, के भी ज्यादा क्षारीयता ज्यादा। आइए तो फिर हमने लिखा दो क्षार दे दिए, बेस फर्स्ट और बेस सेकंड। तो बताओ क्षारीयता किस पर निर्भर करती है? केबी पर। केबी ज्यादा क्षारीयता ज्यादा, केबी कम क्षारीयता कम। बोलो बेटे क्या हो जाएगा? अंडर रूट किसके समानुपाती है? केबी के। तो केबी फर्स्ट बटे केबी सेकंड। ये लो, कोई समस्या है तो पूछिएगा कि सर यहां पर समस्या आई है, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, बिल्कुल पूछिएगा। और यदि आपको लग रहा है कि वीडियो लेक्चर में जो पढ़ाया जा रहा है इसमें कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है या समझ में कम आ रहा है तो बिल्कुल पूछिएगा। और यदि लंबा थोड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन से, तो आप व्हाट्सएप पर आकर पूछिएगा बेटा। समझ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हर पॉइंट को, हर टॉपिक को समझाया नहीं जा सकता। उस स्थिति में आप व्हाट्सएप पर आइएगा और आपके हर डाउट क्लियर किया जाएगा कि ये चीजें कहां से आई है। क्लियर है? बोलो भाई साहब, चले आगे। तो के ए ज्यादा अम्लीयता ज्यादा, के बी ज्यादा क्षारीयता ज्यादा। के ए बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी, के ए घटेगा अम्लीयता घटेगी, के बी बढ़ेगा क्षारीयता बढ़ेगी और के बी घटेगा तो क्षारीयता घटेगी। ठीक है? एक क्वेश्चन देखो देखो देखिएगा, दो अम्ल हैं, अम्ल ए और अम्ल बी। ठीक है? इसके के का मान मान लो बेटा 10 की घात -3 है, तो इसकी के का मान 10 की घात -5 है। के मान है के। बताओ बेटा कौन सा अम्ल प्रबल है? किस अम्ल की अम्लीयता ज्यादा है? जिसका के ज्यादा उसकी अम्लीयता ज्यादा। तो बताओ 10 की घात -3 ज्यादा होता है, 10 की घात -5 -3 ज्यादा होता है। इसलिए तो सबको मालूम है इसका अम्लीयता ज्यादा है, इसकी अम्लीयता ज्यादा है। के ज्यादा अम्लीयता ज्यादा, के कम अम्लीयता कम। क्लियर है? चलते आगे की कहानी पर, कई बार बता जाएगा इस पॉइंट को। आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो कोई क्षार है, ठीक है, क्षार फर्स्ट और क्षार सेकंड बताना, आप बताना। इसके लिए के भी दिया है 10 की घात 2 और इसके लिए के भी दिया है 10 की घात -3। बताओ किसकी क्षारीयता ज्यादा होगी? दोनों में से किसकी क्षारीयता ज्यादा होगी? जिसका के बी ज्यादा उसकी क्षारीयता ज्यादा, इसकी क्षारीयता ज्यादा। तो के बी का मान देख लो, जिसका के बी ज्यादा होगा उसका क्षारीयता ज्यादा होगी, तो जिसका के ए ज्यादा होगा उसकी अम्लीयता ज्यादा होगी। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक। मैंने आपको ओस्टवाल्ड का तनुता नियम पढ़ा दिया था और ओस्टवाल्ड के तनुता नियम में दो बातें कही थी कि एल्फा जो होता है, एल्फा का मतलब वियोजन की मात्रा, एल्फा जो होता है भूल गए, एल्फा मतलब क्या आता बोलो? रूट की अपॉन सी, या इसको मैंने क्या लिखा था? रूट के। तो एल्फा जो है वो सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती था, सांद्रता के वर्गमूल के,
और तनुता के वर्गमूल के समानुपाती। आज हम बात करेंगे और अन्य कारकों की कि जो हमारा वियोजन की मात्रा है वो किस किस कारक पर निर्भर करती है। देखिएगा, वियोजन की मात्रा अल्फा को प्रभावित करने वाले कारक, हम बातें कर रहे हैं बच्चों अल्फा को प्रभावित करने वाले कारक। क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी जेल में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था जरूर बताएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहला जो कारक है हमारा वो है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। इसको सब जानते हैं कि प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो अल्फा का मान ज्यादा होगा क्योंकि वो पूर्णतः वियोजित होते हैं, और ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो अल्फा का मान कम होगा। तो कर देते हैं यहां पर प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए अल्फा का मान कितना था बोलिए 1, और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए अल्फा का मान 1 से कम। ये कारक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लियर। सेकंड देखिएगा, विलायक की प्रकृति वैद्युत अपघट्य को किस विलायक में आप घोल रहे हो इस पर भी निर्भर करता है वियोजन की मात्रा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में कोई वैद्युत अपघट्य है, माना कि एसिटिक अम्ल है CH3COOH, हम किसी भी विलायक में मिला दें तो वो बराबर मात्रा में वियोजित होगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग विलायकों में वियोजन की मात्रा भी अलग अलग होगी। यह निर्भर करता है विलायक के परावैद्युतांक पर। यदि विलायक का परावैद्युतांक ज्यादा है तो परावैद्युतांक क्या होता है ये ज्यादा डिटेल में आता है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बता दिया जाएगा परावैद्युतांक क्या होता है। पहले बातों को सुनिएगा बेटे कि यदि विलायक का परावैद्युतांक ज्यादा है तो अल्फा का मान भी ज्यादा होगा। आएंगे, यदि परावैद्युतांक को एप्सिलॉन से दर्शाते हैं, इस तरह से एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। यदि परावैद्युतांक ज्यादा है तो अल्फा भी ज्यादा है। परावैद्युतांक ज्यादा होने पर अल्फा ज्यादा कैसे होता है आइएगा बच्चों समझाते हैं आपको। कोई भी वैद्युत अपघट्य है AB, हम इसको जल में घोलेंगे तो दो आयनों में टूटेगा A+ और B-। क्यों टूटा? क्योंकि विलायक में घोलने पर इनके बीच का जो बंध है ना, इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो खत्म हो गया। ये एक दूसरे से A और B क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। क्यों? क्योंकि इनका अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो गया। परावैद्युतांक यदि ज्यादा होगा तो इस अट्रैक्शन फोर्स को कम कर देगा, इन दोनों के बीच के आकर्षण बल को कम कर देगा, और आकर्षण बल को कम कर देगा तो ज्यादा टूटेगा, और ज्यादा टूटने को हम क्या कहेंगे अल्फा बढ़ेगा। तो बिल्कुल याद रखने की बात यह है आपके बेटे कि यदि परावैद्युतांक ज्यादा है तो फिर अल्फा का मान भी ज्यादा होगा। अब मैं कुछ विलायकों के परावैद्युतांक आपको बता रहा हूं, आइए देखो बेटा। परावैद्युतांक का क्रम, सबसे ज्यादा परावैद्युतांक होता है जल का H2O, सबसे ज्यादा होता है।
इसके बाद में D2O हैवी वाटर, भारी जल, D2O भारी जल हुआ करता है। उसके बाद में पहुंचते हैं C6H6 बेंजीन और CCl4। इसलिए सबसे अच्छा विलायक किसको माना जाता है? वाटर को माना जाता है। सबसे अच्छा सॉल्वेंट किसको माना जाता है? वाटर को। क्यों? क्योंकि इसका परावैद्युतांक ज्यादा है। मान बताऊं, आइए ना। तो H2O के परावैद्युतांक का मान होता है 81, D2O 79, बेंजीन लगभग 2 और CCl4 0। तो परावैद्युतांक का मान सबसे ज्यादा जल के लिए है, तो सबसे अच्छा विलायक भी कौन है? जल है। एल्फा का मान किस में ज्यादा होगा? जल में ज्यादा होगा। देखिएगा जल्दी से, मिटाऊंगा मैं। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा। क्लियर नहीं दिख रहा ब्लू से? चलो तो व्हाइट से ले लेते हैं। किसके एल्फा का मान ज्यादा है? CH3COOH हमने इधर में बोला, CH3COOH हमने भारी जल में बोला। कहा गया कि इसके लिए अल्फा 1 और इसके लिए अल्फा 2। बताओ बेटा, अल्फा 1 का मान ज्यादा हुआ है अल्फा 2 का? अल्फा 1 क्यों? क्योंकि H2O का परावैद्युतांक ज्यादा होता है, और जिसका परावैद्युतांक ज्यादा होता है इसलिए वियोजन की मात्रा भी ज्यादा होती है। तो हमारा आंसर आ गया है अल्फा 1 ज्यादा होगा अल्फा 2 से। जिसका परावैद्युतांक ज्यादा उसका अल्फा ज्यादा। क्लियर है? दो कारक पढ़ा दिए गए हैं। पहला था वैद्युत अपघट्य की प्रकृति और दूसरा कारक था हमारा विलायक की प्रकृति। हम नंबर 3 कारक पर पहुंच रहे हैं, ताप। आइएगा, ताप। देखिएगा बेटा, देखो ताप बढ़ता है, आप जानते हैं बात को। ताप बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा। ऐसा क्यों हुआ है? अल्फा का मतलब क्या है? मैं बार बार बता रहा हूं, वियोजन की मात्रा। क्योंकि वियोजन जो होता है, किसी चीज का टूटना जो होता है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं रासायनिक साम्य में, लासाते ये सिद्धांत में। वियोजन जो होता है वो ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। वियोजन पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन कि वियोजन कैसा प्रक्रम होता है? ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा शोषी प्रक्रम के लिए यदि ताप बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है। ताप ज्यादा, वियोजन ज्यादा। ठीक, चौथे कारक को देखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कारक है मेरे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कारक है। ये पूछा गया है, समायन एंड विषमायन प्रभाव। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कारक समायन एंड विषमायन प्रभाव। आगे चल करके इसी चैप्टर में मैं आपको विलेयता पढ़ाऊंगा, वहां भी ये कारक आएगा, बिल्कुल इसी तरह से आएगा, समझिएगा बच्चों। कोई हमारे पास में इधर ध्यान दे, हमारे पास में दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, वीक दुर्बल वैद्युत अपघट्य
अपघट्य है और हमने इसमें प्रबल वैद्युत अपघट्य मिलाया। वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया। ये शर्त है, अच्छे से ध्यान रख लेना कि समायन और विसमायन प्रभाव केवल दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए ही लगेगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य में ही मिलाया जाएगा। और इनमें कोई आयन समान है, कोई आयन कैसा है बेटे? समान। समान का मतलब समायन, अलग अलग तो विसमायन। समान है इसका मतलब कौन सा प्रभाव लग गया? समायन प्रभाव लग गया। और इस स्थिति में क्या होगा? एल्फा घटेगा। हमारे पास में कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, हमने उसमें प्रबल वैद्युत अपघट्य मिला दिया। यदि एक भी आयन समान है, समान आयन उपस्थित होंगे तो समायन प्रभाव लग गया, समायन प्रभाव कह देंगे। और यदि कोई भी आयन समान नहीं है दोनों में तो हम कह देंगे समायन प्रभाव लग रहा है सर। और समायन प्रभाव होने पर एल्फा क्या होता है? घटता है। ठीक। और इधर आओ, इसी तरह से कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसमें मिला दिया। कोई भी आयन समान नहीं है, आयन समान नहीं है, कोई भी आयन समान नहीं है, इसका मतलब कौन सा प्रभाव लग गया? विषम आयन। तो फिर एल्फा बढ़ेगा, एल्फा बढ़ेगा। देख लो अच्छे से, सीधी बात याद रखनी, समायन है तो एल्फा घटेगा और विषम आयन है तो एल्फा बढ़ेगा। क्वेश्चन करा देंगे, घबराइएगा नहीं, आप देखते रहिएगा। समायन पर एल्फा घटता है और विषम आयन पर एल्फा बढ़ता है। आइएगा क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिए बेटा क्वेश्चन, CH3COOH में HCl मिलाया तो एल्फा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ बेटा, इसको तोड़ो। CH3COO माइनस COOH को तोड़ो, CH3COO माइनस और H प्लस। कैसा वैद्युत अपघट्य है? दुर्बल। और यही मैंने कहा है कि समायन और विसमायन प्रभाव जो है वो केवल किसके लिए लगेगा? दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए लगेगा, प्रबल के लिए लगने वाला है नहीं, दुर्बल ही लेना होगा। HCl को तोड़ दो, H प्लस और Cl माइनस। हाँ जी, तोड़ दिया तो बताओ बेटा, CH3COOH में भी H प्लस आयन है और इसमें भी H प्लस आयन है। कौन सा प्रभाव लग गया? बोलो समायन। दोनों में समान आयन है तो फिर एल्फा क्या हो जाएगा? बोलिए बेटे, घट जाएगा। ये लो यार, और देखो, ये देखो अच्छे से, बी देखो, CH3COOH में NaOH मिलाया तो एल्फा बताओ क्या, ये किस किस में टूट जाएगा हमारा? CH3COO माइनस और H प्लस। NaOH को तोड़ दो, Na प्लस OH माइनस। देख लो आराम से, इसमें तो ये दो आयन है और इसमें ये दो आयन है। क्या कोई भी आयन समान आया है? क्या नहीं आया सर? यहाँ पर समान आया था सर, इसमें भी था H प्लस, इसमें भी था H प्लस। क्या तो सर समान नहीं है? CH3COO माइनस इसमें तो नहीं है सर, H प्लस इसमें तो नहीं है सर, कोई भी आयन समान नहीं है। बोलो कौन सा प्रभाव लग गया? विषमायन। तो बोलो भाई साहब, एल्फा बढ़ेगा। ये लो,
दोनों के उदाहरण आपको करा दिए, समायन का भी करा दिया और विसमायन का भी करा दिया। देखिएगा जल्दी से, बोलो ना यार, समझ में तो आ रहा है ना? पक्का आएगा। यदि आप पूरे ध्यान से वीडियो को देख रहे ना तो आपको मजा भी बहुत आएगा पढ़ाई में और समझ में भी पूरा आएगा, ये गारंटी है। सर एक और कराऊंगा, चलिएगा और देखिएगा तो फिर। हाँ, मैं तो मन की बात को जान जाता हूँ यार, बच्चों के मन की बात को गुरुजी जान जाते हैं कि क्या कहने वाले हैं तुम। काफी दिनों से पढ़ा रहा हूं भाई लोगों को, तुमको देखो तो फिर। NH4OH में NaOH मिलाया, तोड़ो इसको। NH4 प्लस OH माइनस Na प्लस OH माइनस। सर आ गया समायन, ये रहा सर समान आयन उपस्थित है, समायन का घटेगा। समायन है, अल्फा घटेगा। क्लियर? तो एक क्वेश्चन आप बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे मैं आपसे पूछूंगा एक। देखिए H2SO क्वेश्चन है 4 में HNO3 मिलाया तो अल्फा, बोलो भाई साहब, ऑप्शन देखिए, बढ़ेगा, घटेगा, नो चेंज और डी कुछ भी हो सकता है जी। बढ़ भी सकता है सर, घट भी सकता है, भगवान जाने क्या होगा। बोलो बेटा, बता दिया होगा काफी सारे बच्चों ने तो। सब समायन लग गया, यहाँ पर भी H प्लस आयन है, यहाँ भी H प्लस आयन है, समायन लग गया, अल्फा घटेगा। नहीं नहीं नहीं, पहले तो अपघट्य को चेक कीजिएगा। H प्लस ऊपर कैसा पहले तो अपघट्य करवा। ओ सर भूल गए थे, फिर बाद वैध अपघट्यों पर समायन और विसमायन नहीं लगता, तो ना तो अल्फा बढ़ेगा ना अल्फा घटेगा, नो चेंज। इस तरह से पूछ लिया ना तो बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं, क्योंकि वो चेक नहीं करते, बस मायने देख लेते। सर समायन आ गया, H प्लस आ गया, H प्लस आ गया, समायन आ गया, घट गया। पहले ये तो देख लो कि दुर्बल है भी या नहीं। दुर्बल है ये तो भाई, दुर्बल है तो फिर समायन विसमायन नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमारे पूछे जाएंगे समायन और विसमायन प्रभाव के क्वेश्चंस। चले चलते भाइयों आगे की कहानी पर। हाँ मेरे बेटा आइए, हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जल की व्याख्या। जल ही जीवन है, इसकी व्याख्या लंबी चौड़ी होने वाली है, क्योंकि यहां से प्रश्न भी खूब आया करते हैं। जल ही जीवन है, ध्यान से सुननी होंगी आपको जल की बातें। आइएगा फिर एक एक पॉइंट की बात करेंगे। नंबर 1, जल जो होता है बेटा ये उभय प्रोटिक विलायक है। एक एक पॉइंट को देखना पड़ेगा। ये उभय प्रोटिक है। उभय प्रोटिक का मतलब क्या है कि जल जो है वो H प्लस आयन भी देता है और वो H माइनस आयन भी देता है। ठीक, जल कैसे टूटता है देखो, तोड़ दो H2O को, H प्लस प्लस OH माइनस, दोनों ही
प्रकार के आयन दिए गए H प्लस और OH माइनस, इसलिए हम इसको क्या करें, उभयप्रोटिक विलायक कहते हैं, उभयप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक इंग्लिश में। ठीक है। सेकेंड बात, 1 लीटर जल में H2O अणुओं के मोल बताओ। मोल का मतलब क्या होता है, भार बटे अनुभार। अब 1 लीटर आयतन कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब कितना हो गया, 1000 ml। मोल का मतलब मैंने आपको बता रखा है, भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार। चलो तो फिर तो भार कितना हो गया, भार का सूत्र क्या होता है बताओ, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। एक भी चीज को रटाया नहीं जा सकता, एक एक चीज को क्लियर करते हुए लिख रहा हूं। तो m का मतलब क्या है, भार, तो m बराबर क्या हो गया, d इंटू v, घनत्व गुणा आयतन, जल का घनत्व होता है 1, तो 1 आयतन हमारे पास 1 लीटर का मतलब कितना हो गया, 1000 ml, 1000। m का मान कितना आ गया बोलो, 1000 आ गया सर। भार कितना है, 1000। ठीक है, निकालो तो। मोल बराबर भार कितना है, 1000, H2O का अणुभार निकाल लो, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना, 1 तो 2 का 2 और ऑक्सीजन का 16, 16 तो 18, ये तो जानते हो नॉर्मल बात है। तो 1 लीटर जल में H2O अणु के मोल कितने आ गए, कितने मोल आएंगे, 1000 बटे 18। अब इसको भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 55.55 मोल। पूछ लेता है क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है जेट माइसियार में, 1 लीटर जल में H2O के मोल बताओ कितने आ गए, भार बटे अणुभार, भार कितना 1000, अणुभार 18, 55.55 मोल होते हैं। क्लियर। नंबर सी, अब देखो 1 लीटर जल में H2O अणुओं की सांद्रता सांद्रता को मोलरता बोल सकते हैं, मोलरता, सांद्रता या मोलरता। देखो यहां तक ऊपर से मिटाऊंगा बेटे, ठीक। चलिए तो मोलरता का सूत्र सब जानते हो बच्चों, मोलरता का मतलब क्या होता है, मोल बटे आयतन, मोल अपॉन आयतन। बताओ मोल हम पहले निकाल चुके हैं, 1 लीटर जल में कितने मोल होते हैं H2O के, 55.55 बटे आयतन दे रखा है हमको 1 लीटर बटे 1 बराबर 55.55। इकाई बोलो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर को हम कैपिटल एम लिख देते हैं, कैपिटल एम का मतलब होता है मोल पर लीटर, मतलब मोलरता, मोलरता, मोलरता की इकाई कैपिटल। तीन बातें समझ में आ गई। जल कैसा विलायक है, उभयप्रोटिक है, H प्लस जितने देता है उतने ही OH माइनस देता है। दूसरी बात, 1 लीटर जल में H2O अणुओं के मोल कितने हुए, भार बटे अणुभार, भार 1000, अणुभार 18। तो 1 लीटर जल में H2O के कितने मोल हो गए, 55.55 मोल है, तो मोलरता निकाल सकते हैं, मोलरता बराबर मोल बटे आयतन, मोल 55.55, आयतन 1 लीटर 55.55,
मोल पर लीटर। 3 चीजें क्लियर होना चाहिए। चलेंगे अगली बात को सुनिएगा, तीनों हो गई। चलेंगे चौथी बात पर। देखिएगा बेटा H2O इस तरह से टूटा करता है, जितने H प्लस देता है उतने ही OH माइनस देता है। कितने देता है सर ये तो बता दो। 10 की घात माइनस 7। H प्लस की सांद्रता कितनी होती है? 10 की घात माइनस 7। सांद्रता का मतलब m, इकाई जरूर लिखा करो। तो जितने H प्लस उतने OH माइनस, 10 की घात माइनस 7 है। क्लियर? अगला टॉपिक देखेंगे नंबर 5, जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल जिसे हम कहते हैं KW। KW से दर्शाते हैं। आइए ना भाइयों, H2O तोड़िएगा इसको, H प्लस प्लस OH माइनस। दुनिया भर के के लिखना समझा चुका हूं पहले मेरे बेटी। KW बराबर बोलो उत्पाद ऊपर लिखें, सॉरी KW नहीं है, के है। के लिखिएगा, के इक्वल टू H प्लस OH माइनस बटे H2O। H प्लस OH माइनस बटे H2O। ये बात मैंने आपको अच्छी तरह बता रखी है। H2O क्या है? प्योर लिक्विड है, और प्योर लिक्विड के सक्रिय द्रव्यमान को 1 मानते हैं, क्योंकि इसकी सांद्रता नियत रहती है। देख लीजिएगा यहां तक बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जब हर चीज को बड़े ध्यान से देख रहे हो ना तो मजे बहुत आ रहे हैं, समझना तो पड़ेगा। चलिए H2O को इधर लेके आइएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। K इंटू H2O इक्वल टू H प्लस OH माइनस। बताओ H2O का मान मैंने भी बता दिया था कि H2O की सांद्रता कैसी रहती है? नियत रहती है। कैसी रहती है? नियत रहती है। तो इसको हम लिख देते हैं KW, W मतलब वाटर, H2O वाटर बराबर H प्लस OH माइनस। देखिएगा यहां तक का, ठीक। चलिए हाँ बेटा, तो H प्लस का मान मैंने बता ही दिया था। कितने H प्लस प्राप्त होते हैं इंद्रजल से? 10 की घात माइनस 7, और ये भी 10 की घात माइनस 7। तो KW का मान आ गया 10 की घात माइनस 14। इसकी इकाई मैंने बताई थी, मोलर की इकाई कैपिटल M। तो इसका कैपिटल M M स्क्वायर। इकाई का जरूर ध्यान रखा करो। ये होता है KW का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कितने ताप पर? 25 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि दुनिया भर के किस पर निर्भर करते हैं? ताप पर निर्भर करते हैं। ताप बदल जाएगा तो के का मान भी बदल जाएगा। ताप बदलेगा तो के बदलेगा। ताप बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, और ताप घटेगा तो के घटेगा। तो ये मान जो है 10 की घात माइनस 14,
ये कितने डिग्री सेल्सियस पर है? 25 डिग्री सेल्सियस पर है। यदि ताप को ध्यान दीजिएगा, इधर दो ताप है मेरे पास, 25 डिग्री सेल्सियस और 90 डिग्री सेल्सियस। अब देखो बड़े ध्यान से कि सर ताप बढ़ेगा, मैंने भी आपको वियोजन को प्रभावित करने वाले कारक बताए थे कि ताप बढ़ेगा तो वियोजन बढ़ेगा। ध्यान दो, ताप बढ़ेगा तो वियोजन बढ़ेगा, वियोजन बढ़ेगा इसका मतलब H+ OH माइनस ज्यादा प्राप्त होंगे। ताप बढ़ा, वियोजन बढ़ा, वियोजन बढ़ा तो ये ज्यादा, और ये ज्यादा तो KW ज्यादा। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर तो मान है हमारे पास में 10⁻⁻14, और 25 से बढ़ा करके 90 कर दिया, तो ताप बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और 90 डिग्री सेल्सियस पर मान होता है 10⁻12। क्या रखना है, मतलब 14 ज्यादा होता है माइनस का, 12 ज्यादा होता है। देख लो, ताप बढ़ाया है तो K का मान भी बढ़ा है। KW मतलब जल का आयनिक गुणनफल। और क्यों बढ़ा है तो आगे बता चुका हूं मैं। ताप बढ़ा तो वियोजन बढ़ा, H2O ज्यादा टूटा, H2O ज्यादा टूटा तो H+ और OH माइनस ज्यादा हो गए, और जब ये ज्यादा तो फिर KW ज्यादा। ताप बढ़ाएंगे तो KW बढ़ेगा। 25 डिग्री पर -14 था और 90 डिग्री पर बढ़कर के हो गया है -12। क्लियर? दोनों मान याद रखिए, डायरेक्ट पूछ लेता है KW का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर भी पूछ सकता है और 90 डिग्री सेल्सियस पर भी पूछ सकता है। क्लियर है बेटा? तो ये जो हमने बातें की है आज, चले बाकी बातें वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जल की हम व्याख्या कर रहे थे, दोबारा से एक बार आपको मैं रिपीट कर देता हूं। जल जो है वो उभय प्रोटिक लायक है, जितने H+ आयन देता है उतने ही OH माइनस आयन देता है। कितने देता है सर 1 लीटर जल? 10⁻⁷ H+ देता है तो 10⁻⁷ ही OH माइनस देता है। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद में हमने इसके लिए KW का मान निकाल दिया। कितना आया? 10⁻⁷ 10⁻⁷ कितना हो गया? 10⁻⁴। ताप बढ़ेगा तो KW बढ़ जाएगा। ताप 25 से 90 किया तो KW 10⁻⁴ से बढ़ करके 10⁻12। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बातें की। कल और भी आगे व्याख्या करेंगे हम इसकी, लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, अपलोडिंग में थोड़ी समस्या आने लगती है क्योंकि इस टाइम पर नेट की जो स्पीड है वो बहुत कम है। नहीं तो इसको भी हम पूरा करा देते, आगे भी टॉपिक करा देते। तब आपकी कोचिंग क्लासेस चलती है तो आपको पता है कि सर टॉपिक को इस तरह छोड़ नहीं सकते। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे फिर भले कितने भी हो जाए, लेकिन जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता सर उसको छोड़ते नहीं है। मालूम है आपको, सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो बाकी की तो चर्चा है हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। आप वीडियो लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आईने के सामने चैप्टर जो है ये थोड़ा हार्ड चैप्टर लगता है बच्चों को, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है यदि आप मेरे वीडियो लेक्चर को बड़े ध्यान से देख रहे हैं तो। नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।